नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज बड़ी बहस में हम लोजपा के उस स्टैंड पर बात करेंगे जिनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि चिराग ने बैठक के बाद आप कह सकते हैं कि राजनीति का जो मास्टर स्ट्रोक होता है वो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। और बीजेपी के हाथों जिस तरीके की राजनीति अभी तक चिराग करते रहे, पहली बार चिराग ने एक रामविलास पासवान के बेटे की तरह एक रीढ़ के साथ जो पॉलिटिक्स होता है उस पॉलिटिक्स में चिराग नज़र आए। आज वो एनडीए में शामिल होने की बात कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने चतुराई से उन चीज़ों को बचाए रखा कि बीजेपी अपना स्टैंड पहले क्लियर करे कि बिहार को लेकर वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर नीतीश को लेकर उनका क्या स्टैंड है। जो नीतीश को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं कि नीतीश कुमार पार्टी में शामिल हो सकते हैं, या जिस तरीके से कहा जा रहा है, अगर ये वाकई में ये स्थिति है तो चिराग वहाँ उस स्थिति में कहाँ रहेंगे। ये सारी बातें हैं जिन सब बातों को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारी बात होगी उनसे। कुमार सौरभ सिंह और प्रदेश प्रवक्ता हैं एलजेपी के, और ये इनके बारे में जो एक दो तीन बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि हाल के दिनों में ये राजनीति में आए। राजनीति से पहले ये प्रोफेशनल थे और प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को देखते भी रहे हैं। एक बैंक में आप समझ सकते हैं कि बैंक में नौकरी करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को एक अलग तरीके के चश्मे से देखने की आदत होती है। तो हमारे साथ सौरभ सिंह जी हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमें ये बताइए कि पहले आपके व्यक्तिगत चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे कि एक प्रोफेशनल बीआईटी मिश्रा से निकलने वाला छात्र, मैनेजमेंट के फील्ड में जाने वाला छात्र, बैंक में नौकरी करने वाला छात्र, ये राजनीति में कहाँ से चले गए? देखिए, मुझे लगता है कि जीवन में सभी क्षेत्रों में आप चाहते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें समाज के प्रति, परिवार के प्रति। और 10 वर्ष लगभग बैंकिंग सेक्टर में कार्य करने के बाद, एक उच्च पद पे रहने के बाद, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये पीड़ा मैंने हमेशा महसूस की है। बिकॉज़ पलायन एक मुख्य कारण है बिहार में। जब आप देखेंगे कि क्लास 8, 9 से हम लोग बाहर रहे पढ़ाई के लिए, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बाकी की चीज़ों के लिए भी जो है वो बाहर ही रहना पड़ा। बीआईटी मिश्रा हो या बैंगलोर से एमबीए करना हो या सीएफए करना हो, इवन जॉब के लिए 10 वर्ष बाहर रहना पड़ा। तो ये प्रश्न हमेशा सामने रहा है कि भाई बिहार में सुधार कैसे हो। और सुधार की बात मुंबई में बैठकर करना या किसी और राज्य में बैठकर करना बहुत आसान है। सुधार चिराग की अगर राजनीति को अगर आप देखें, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के साथ उनका जो रिश्ता रहा है वो रिश्ता कहीं न सांप और नेवला वाला रिश्ता रहा है। दोनों हर पल दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं कि समाप्त करने की प्रवृत्ति में रहे। ऐसा कई मौके पर देखने को मिला, चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव हो, फिर पार्टी टूटने के बाद जो स्थिति बनी, फिर 12 जनपद बिहार के अस्मिता से जुड़ा हुआ था। जो रामविलास पासवान से जो लोग जुड़े हुए थे, 12 जनपद से उनका इमोशनल रिश्ता था। वो घर भी खाली कराया गया। कई तरह की चीज़ें बीजेपी में साथ रहते हुए भी ये हनुमान हनुमान कहते रहे, लेकिन कभी राम की तरह बीजेपी इनको देखा नहीं। अब आज फैसले की घड़ी आई तो ये अलग बात है कि उन्होंने अलग स्टैंड लिया है। क्या लगता है कि क्या ऐसी मजबूरी रही जो रामविलास पासवान की जो राजनीतिक ताकत रही है कि वो हमेशा स्टैंड लेते रहे, चाहे वो किसी भी दल में क्यों नहीं रहे। अपने एजेंडे से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन चिराग हमेशा समझौतावादी नजर आए। मुझे लगता है कि थोड़े से संशोधन की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी अर्स्टवाइल, अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहाफ में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उस समय जब हमारे संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान जी जीवित थे, तो मैं नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी का जो संबंध था वो सांप और नेवले वाला संबंध था। और एक मशहूर कहावत है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। तो भाई ताकत जिसके पास है वो हमेशा चाहता है कि वो अपने से कमज़ोर को निगल जाए,
ये जंगल का कानून है और राजनीति मैं मानता हूं एक प्रकार का जंगल का ही कानून यहां चलता है। तो आप अगर देखें 2014 तक यूपीए गठबंधन का हिस्सा रहा लोक जनशक्ति पार्टी, लेकिन 2014 में जब चिराग पासवान जी की चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो जब वो भारतीय राजनीति में जब उनका पदार्पण हुआ और एक सांसद के रूप में और लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जब भी निर्णय की बात आई, तो उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। उनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी में वो क्षमताएं हैं जो देश को आगे लेकर जाएंगे, और उस समय भी हमारे दिवंगत संस्थापक पर दबाव बनाने वाले जो है वो चिराग पासवान जी ही थे, हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आगे की राजनीति करनी चाहिए। 2014 के चुनाव में हम 6-7 सीटों पर लड़े, 6 में जीत हुई, हमें मंत्री का जो पद था वो मिला। 2019 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जो हमारा समझौता रहा है 6+1 का था, 6 सीटें हम लड़े लोकसभा में, 1 राज्यसभा की सीट थी। प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई, और ये प्रॉब्लम हमेशा सांप और नेवले की जो आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की नहीं है। ये 2005 से अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार हमेशा जो है वो, पता नहीं क्यों उनको क्या प्रॉब्लम था, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप तो पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा रामविलास पासवान जी से विशेष रूप से उनको एक नफरत रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर हो, गठबंधन का हिस्सा हो, और आपके गठबंधन के एक वरिष्ठ मंत्री जब हॉस्पिटल में हो, उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, और मीडिया ये पूछे कि रामविलास जी की तबीयत खराब है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री मुस्कुरा के कहें कि हमें ये पता नहीं है। ये मुझे लगता है कि राजनीति में जो गरिमा है, जो एक बेसिक कर्टसी होती है, ये उस समय ही तार तार हो गई थी। भाई सांप और नेवले की स्थिति इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के सामने नेगोशिएट करने में सक्षम कभी नहीं रही है। जब चुनाव हुए और चुनाव के तुरंत बाद पार्टी को तोड़ने में जिस सांप और नेवले की बात आप कर रहे हैं, तो वो कौन लोग थे? भाई सबको पता है कि नीतीश कुमार जी के प्रमुख सिपाह सालार के इशारे पर ये पार्टी तोड़ी गई। ये आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये देखना होगा ना कि भाई नीतीश जी के छोड़ने के बावजूद भी बीजेपी का जो रवैया चिराग को लेकर है, वो कोई बेहतर रवैया तो देखने को कैसे, क्यों नहीं, कैसे है? आप मान लीजिए नीतीश के कहने पर आपको घर खाली कर, आपकी अस्मिता तक को, देखिए घर एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है ये विशेषाधिकार होता है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है ये उनका विशेषाधिकार है, और एक मंत्री के तौर पर वो घर अलॉटेड था। जिस समय में रामविलास पासवान जब आप यूपीए में नहीं भी थे, चुनाव हार गए थे, उस दौर में भी आपका वो आवास, उस समय की परिस्थितियां कुछ और होंगी, का दौर कुछ और था, आवास जाने का गम नहीं है। नहीं, हम गम की बात और खुशी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। ठीक है, पहले एक फ्लैट अलॉटेड होता था 20-20 साल, 30-30 साल तक एक व्यक्ति के लिए, ये सरकार का नीतिगत निर्णय था। अडवाणी जी भी हैं, मुरली मनोहर कहाँ खाली कराया? भाई हम कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं, ये ऐसा विषय है जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का विशेषाधिकार है, ये कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं, पार्टी के स्तर पर नहीं। आपको लगता नहीं है कि अडवाणी जी को है, मुरली मनोहर जोशी का भी है, कि कई नेता ऐसे हैं जिनको आवास आवंटित नहीं होना चाहिए, वो लोग आवास में है। भाई रामविलास पासवान से इतना भैया, मुरली मनोहर जोशी जी अभी भी जीवित हैं, भगवान करे वो स्वस्थ हों। आडवाणी जी जीवित हैं, भगवान करे वो स्वस्थ हों। दिवंगत हमारे नेता, हमारे संस्थापक के स्वर्गवास के उपरांत जो 12 जनपद का फ्लैट था वो उनके नाम पर अलॉटेड था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो अलॉटमेंट भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर हो सकता था, लेकिन आप भूल रहे हैं कि उस समय बिहार में एनडीए की गठबंधन की सरकार थी, और उस गठबंधन के मुखिया कौन थे?
जिन्हें चिराग पासवान से नफरत है, जिनका बस चले तो वो सब कुछ करेंगे जिससे चिराग जी को नुकसान हो। एक ऐसी पार्टी, हाँ, जिस पार्टी के कहने से बीजेपी आपको घर से बाहर कर दिया, और फिर अभी चर्चा आ रही है कि आप कहीं उस पार्टी में सब साथ आ जाए, तो उस ऐसे बीजेपी पर आप भरोसा कैसे कर रहे हैं? भाई देखिए, कयास के आधार पर राजनीति नहीं होती है। मैं आपको इतना कह सकते हैं, हम आपको इतना कह सकते हैं कि जब चाहे 3 उपचुनाव हुए, उस प्रकरण के बाद 3 उपचुनाव हुए, और जब भी लगा, देखिए राजनीति जो है वो इमोशन से नहीं होता है, राजनीति जनाधार के आधार पर होता है। और आप 3 उपचुनाव देखिए, चिराग जी या हमारी पार्टी इतनी व्याकुल नहीं है कि हम कहीं भी अपने प्रतिष्ठा को दांव पर रखकर हम किसी के साथ जाना चाहें। पार्टी लगातार फील्ड में है। आप देखें कि आज बिहार में कौन सा ऐसा नेता है, जब चुनाव नहीं है, चुनाव में भी लोकसभा में 1 साल, विधानसभा में 2 से 2.5 साल है, और आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि चाहे नवादा हो या सिवान हो या नालंदा हो या हाजीपुर हो या वैशाली हो, औरंगाबाद हो, गया हो, लगभग हफ्ते में 3 से 4 दिन हम बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, जहां अप्रत्याशित रूप से जनता का समर्थन मिल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, आज जो बैठक हुई है जी, बैठक में जिस तरीके से चिराग जी को अधिकृत किया गया है जी, आखिर क्या चाहते हैं आप बीजेपी से? मतलब क्या? देखिए, हम बीजेपी से या किसी और दल से अभी, तो आप तो नीतीश हम अभी किसी गठबंधन के हिस्सा तो है नहीं। हाँ। पहली बात, लोक जनशक्ति पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कि आप लालू गठबंधन में नहीं जाइए, ये तय करने का अधिकार मेरा नहीं है, और इस पर मैं किसी भी प्रकार का वक्तव्य दूंगा भी नहीं और देना भी नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज चुनाव नहीं है, पहली बात, और कहीं भी जब किसी से भी हम गठबंधन की बात कर रहे हैं तो हमारी पार्टी की और विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने कुछ पैरामीटर्स सेट किए हैं, और उन पैरामीटर्स में बहुत सी बातें हैं जिनमें हम लोकसभा की कितनी सीटें, कौन सी सीटें, कहाँ की सीटें, विधानसभा की कितनी सीटें हमको आएंगी, इस प्रकार के जो कुछ एक चीज़ें हैं, इस पे क्लैरिटी चाहिए। हम अंधकार में नहीं जाना चाहते हैं, जहां जो है जाने के बाद हमारे पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं हो। इसका एक और कारण है कि भाई हम उस राज्य में हैं जहां मुख्यमंत्री जी, आप भूल रहे हैं कि ये जुलाई का महीना है, सावन का महीना है, मुख्यमंत्री जी राजगीर में हैं, और ये जब सावन का महीना, जुलाई का महीना और राजगीर का दौरा होता है तो पलटाशन का समय जो है ये लगभग निश्चित होता है। तो भाई अभी तो जो स्थिति है राजनीति में, उसमें नीतीश जी आज यहाँ हैं, कल कहाँ जाएंगे, इसका कोई भरोसा है क्या? क्या आप गारंटी दे सकते हैं? इंतजार कर, अगर मान लीजिए नीतीश उस गठबंधन में गए तो फिर क्या? भाई अब उस पर उस समय जब होगा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो हाइपोथेटिकल आंसर ये है कि जब वो होगा तब हम इस पर रिएक्शन देंगे। आज की स्थिति ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश कार्यालय में बुलाया। बड़ी लंबी और विस्तृत चर्चा हुई, लोकतांत्रिक तरीके से सभी विषयों पर बिंदुवार चर्चा हुई, और ये सुनिश्चित किया, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा यहाँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सभी बिंदुओं पर, चाहे गठबंधन से जुड़ी बातें हों या लोकसभा से जुड़ी बातें हों, विधानसभा से जुड़ी बातें हों, कुछ अन्य प्रमुख बातें हों, इन सभी पर बिंदुवार और विस्तृत चर्चा की गई है, और एक स्वर में ध्वनिमत से सबने, राष्ट्रीय जो इकाई है, जो प्रदेश की इकाई है, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है कि आप हमारे नेता हैं, और एक नेता के तौर पर आप एनडीए से अपनी बात, एनडीए के वरिष्ठतम नेताओं, मैं वरिष्ठतम इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको पता है कि मैं किस ओर मेरा इशारा है, तो जो वरिष्ठतम नेतृत्व है एनडीए का, उनसे कुछ एक जो मांगे हैं उन पर पहले सहमति अगर बन जाती है, आप जो निर्णय लेंगे उसके साथ पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, और हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं, हम प्रतिदिन जमीन पर हैं। हम लोग पटना में बैठकर बयानबाजी नहीं करते हैं, जो कुछ एक दल और उनके कार्यकर्ता और विशेष रूप से ये वो लोग हैं जो किसी के इशारे पर जानबूझकर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने का जिनका रोज कार्य होता है। हम और हमारे एक एक कार्यकर्ता फील्ड में हैं, हम लोगों के बीच में हैं, और ये
सभी, चाहे कोई भी गठबंधन हो, वो देख रहा है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी प्रतिदिन बिहार में किस प्रकार के संघर्ष कर रही हैं, लोगों का जन समर्थन उनके पक्ष में कैसा है, और आने वाले समय में हमको लगता है कि जैसे ही इस पर कोई सहमति बनती है, मुझे खुशी होगी फिर आपके साथ आकर उसकी घोषणा करने।